हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। किसी ने क्या खूब कहा है कि कैलेंडर हर दिन तारीख बदलता रहता है और उसी कैलेंडर में एक दिन एक ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। इसलिए जिंदगी में सब्र रखिए, वक्त हर किसी का आता है। आज अपन इस वीडियो में एक छोटी सी बात डिस्कस करेंगे। राजस्थान काउंसलिंग को लेके एक छोटा सा डिस्कशन है और उसमें अपन बात करेंगे मेन पेमेंट सीट के बारे में कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पेमेंट सीट है नहीं है, कौन कौन सी मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट है उसके बेसिस पे बात करेंगे। और बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, बॉन्ड का इस बार का क्या इंफॉर्मेशन है कि बॉन्ड को लेके क्या क्या अपने दिमाग में कंफ्यूजन चलते रहते हैं। कई बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या फिर पेमेंट सीट लेने के बाद में अगर बीच में कॉलेज छोड़ के जाए तो कौन कौन सी फीस अपन को डिपॉजिट करवानी पड़ेगी और कौन कौन सी फीस अपन के लिए छूट जाएगी। ऐसा होता है या नहीं होता है उसकी भी बात करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे कि ऑल ओवर अगर अपन एक पेमेंट सीट लेके एमबीबीएस स्टार्ट करते हैं तो कितना खर्चा लग जाता है, तो मोटा मोटा वो भी आइडिया लगाएंगे। और इस साल अपना फी क्या रहने वाला है ये भी थोड़ा सा अपन अप्रोक्सीमेशन करेंगे। और लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि इस बार राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पेमेंट सीट कितने नंबर तक मिल सकती है। और ये भी बताऊंगा मैं आपको कि मेडिकल कॉलेज में पेमेंट सीट लेने के क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या बेसिस है। उसके बेसिस पे अपन ये भी बात करेंगे कितने बच्चों में से कितने बच्चे मेडिकल कॉलेज की पेमेंट सीट लेते हैं। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है इसमें पेमेंट सीट का सबसे पहले बात करते हैं टोटल बजट क्या है। टोटल बजट मतलब पर ईयर की फीस क्या है। तो पर ईयर की फीस ये है कि अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं मतलब 2022 तक की मैं बात करूं तो इसके आसपास में फीस है, मतलब 8,67,000 रुपए के आसपास में फी है। एकेडमिक फी है, इसमें हॉस्टल चार्जेस इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये है पिछले साल तक की फी। इस साल हो सकता है 5% या फिर 10% का इंक्रीमेंट, अभी क्लियर डाटा नहीं आया है, लेकिन 5 से 10% का इंक्रीमेंट हो सकता है। अगर 5% या फिर 10% इसमें से बढ़ता है तो आप देख लीजिएगा कि उसमें 9 लाख प्लस फीस हो जाएगी। अगर 5% बढ़ता है तो 9,10,000 के आसपास हो जाएगी, 10% बढ़ता है तो 9.5 लाख रुपए के आसपास में फीस पहुंच जाएगी। एकेडमिक फी की बात कर रहा हूं। उसके बाद मैं बात करता हूं इसमें कि टोटल फी क्या रहने वाली। टोटल फी का मतलब है 4.5 साल की फी कितनी रहने वाली है। तो 4.5 साल की अगर मैं फी की बात करूंगा तो यहां पे मैंने बता दिया कि एकेडमिक फी में 41 लाख के आसपास आपकी फी रहने वाली है। एकेडमिक फी ये हो गया। उसके बाद में आप बात करोगे हॉस्टल चार्जेस क्या है, हॉस्टल से बाहर बाहर रहते हैं तो कैसा रहेगा, हॉस्टल में रहते हैं तो कैसा रहेगा। मेरे हिसाब से हॉस्टल से बाहर रह लो अंदर रह लो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर रहना ठीक है। मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट बाहर रहने में ज्यादा अच्छा फील करता है तो बाहर रहने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि कई मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो बाहर रहने को अलाउ नहीं करते, या फिर कई मेडिकल कॉलेज बोलते हैं कि हाँ यहीं पे रहो या फिर बाहर रहो, वो आप देख लोगे। तो यहाँ पे हॉस्टल चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल तक का ये आइडिया है 45,000 से 50,000 के आसपास हॉस्टल का चार्जेस रहता है। अलग अलग मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा वेरी कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक क्राइटेरिया बना दिया कि 45,000 से 50,000 के बीच में आपका हॉस्टल चार्ज लगता है। उसके बाद में खाने का क्या सीन है। खाने का ये सीन है कि मेस में अलग चार्जेस लगेंगे जिसमें 3,500 रुपए के आसपास आपको खाने का पैसे देना पड़ सकता है। कुल मिला के यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो 8-9 हजार रुपए आपके पर मंथ लगेंगे। इस बेसिस पे अगर मैं 4.5 साल का अगर टोटल खर्चा लगाऊं ना तो ये भी 3.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाता है। ये 3.5 लाख रुपए के आसपास ये खर्चा हो जाता है। उसके बाद में अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात कर ही लेता हूँ, स्टडी मटेरियल की बात करूंगा तो जब तक आपकी एमबीबीएस पूरी होगी ना तो यार अगर मैं एक एक बुक को यहां से ऐसे लाइन में लगाते रहूंगा तो आपके हाइट के बराबर बुक हो जाएगी। 1-2 क्विंटल वजन आपके पास में होगा। और जब आप मेडिकल कॉलेज से बाहर निकलोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक सा साइज का टेम्पो किराए करके निकलना पड़ेगा वहां से, क्योंकि बुक्स आपके पास में इतनी हो जाएगी, खूब वजन होगा आपके पास में, आपके दिमाग में इतना नॉलेज होगा कि मजा आ जाएगा बाहर निकलने के बाद में। स्टडी मटेरियल का 1 लाख रुपए की प्लस। अब अगर आप वेराइटी ऑफ बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी मेडिकल कॉलेज में अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने को मिलेगी, आपको खुद को भी खरीदना पड़ेगा। स्टडी मटेरियल के साथ में आप वो स्टेथोस्कोप जो आपने अर्न किया है, जो आपने कमाया है, उसका भी कहीं ना कहीं चार्ज लगेगा। कई मेडिकल कॉलेज आपको फ्री में दे देते हैं, लेकिन आप
अच्छा सा स्टेथोस्कोप खरीदिएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बात करता हूं कि टोटल बजट क्या रहने वाला है। अगर मैं सबको एक साथ जोड़ दूं तो मैं बोलता हूं 51 लाख के आसपास आपका चार्जेस रहने वाला। अगर आप एक नॉर्मल सी एमबीबीएस करते हो, थोड़ी सी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करते हो, तो इससे 4-5 लाख रुपए और ऐड कर दीजिएगा, तो 50 से 55 लाख रुपए के आसपास में आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस हो जाती है राजस्थान में। इसके बाद में मैं बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेमेंट सीट में बॉन्ड की। बॉन्ड वाले बच्चे बॉन्ड पे विशेष ध्यान देंगे। तो बॉन्ड ये, अगर मैं सभी मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो बॉन्ड ये है कि एक पहला बॉन्ड तो ये है कि आपको एमबीबीएस पूरी करने के बाद में उस मेडिकल कॉलेजेस के आसपास में या फिर उस स्टेट में आपको 2 साल की सर्विस देनी पड़ेगी। इसमें ऐसा नहीं कि आपको ये सर्विस फ्री देनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन आपको 2 साल यहाँ पे सर्विस देनी पड़ेगी। पहला बॉन्ड तो ये। दूसरा बॉन्ड ये है कि अगर आप ये सर्विस नहीं देते हो, कि 2 साल अगर आप यहाँ पे नहीं रहना चाहते हो, तो आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। ये 5 लाख रुपए आपको या तो 2 साल की सर्विस दे दो या तो 5 लाख रुपए दे दो। ये तो हुआ नॉर्मल सा बात। दूसरी बात ये क्या है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है डिसकंटिन्यूएशन। डिसकंटिन्यूएशन का मतलब है आपने एमबीबीएस में एडमिशन लिया और एमबीबीएस कॉलेज को आप छोड़ के जा रहे हो। ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें पेमेंट सीट आपने नहीं ली है, तब भी अगर आपने बीच में से एमबीबीएस छोड़ा ना, तब भी आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूं, जिसमें पेमेंट सीट की भी बात है, लेकिन गवर्नमेंट सीट वाले बच्चे भी ध्यान दें कि अगर आपने बीच में से कॉलेज छोड़ दिया है, आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है एमबीबीएस को, तब भी आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आगे देखते हैं, पेमेंट सीट वाले बच्चे ध्यान देंगे। पेमेंट सीट वाले बच्चों के लिए यह है कि अगर आपने पेमेंट सीट लिया है कॉलेज में, तो आपको पूरा का पूरा फी देना पड़ेगा। 4.5 साल का फी आपको लगेगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पेमेंट सीट लेके आप नीट की तैयारी करके दोबारा से गवर्नमेंट सीट में शिफ्ट हो जाए। ऐसे केस में आपको ये पूरा का पूरा चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए आप सोच समझ के पेमेंट सीट लीजिएगा। पेमेंट सीट लेने के बाद में आपको पूरा का पूरा चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद में कई लोग बोलते हैं कि हम छोड़ के भाग जाएंगे, कौन क्या बिगाड़ने वाला है। कोई क्या नहीं बिगाड़ने वाला, आपको एमसीसी पूरी तरह से ब्लॉक कर देगी। कहीं पे भी आप काउंसलिंग कराने लायक नहीं बचोगे। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट की तैयारी करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप बीएमएस कॉलेज, बीएचएमएस कॉलेज, ऐसी कॉलेज लेके आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन मैं बोलता हूं कि आपको इस केस में अगर आप दोबारा से तैयारी करना चाहते हो, तो आपको ना तो बीएमएस लेना चाहिए ना बीएचएमएस लेना चाहिए। फ्रेश एकदम तैयारी करनी चाहिए, सीरियस होकर तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे बात करी है कि अगर मैं टोटल पेमेंट सीट की बात करूं कि राजस्थान में कितनी पेमेंट सीट है, तो पिछले साल तक ये थी 607 के आसपास में सीट थी। अब की बार 5 मेडिकल कॉलेज नए बने, तो उसमें से अगर मैं बात करूं तो 35 सीट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको कुछ सीटों का इंक्रीमेंट और मिलेगा। इसके सेस में ये यहाँ से हो जाता है 782 सीट, 780 प्लस सीट हो जाती है यहाँ पे। तो ये सीट है आपके पास में पेमेंट सीट। अब पेमेंट सीट लेने का बेसिस क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। बेस यार मेरे हिसाब से एक तो है लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन। तो फाइनेंशियल कंडीशन मेन पर्पज। फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी होती है लोगों की, तो पेमेंट सीट हाई पेमेंट में मिलती है, मतलब पेमेंट सीट की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। दूसरी बात कि कौन कौन बच्चे इसको लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं, कैटेगरी वाइज भी ये होता है। तो मैं यहाँ पे एक जनरल सा आइडिया लगाऊं, पिछले साल का कंपैरिजन करके लगाऊं, तो 100 बच्चों के आसपास में 70 प्लस बच्चों के आसपास में से एक बच्चा, अगर 70 बच्चों से 100 बच्चों के बीच में अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, तो एक बच्चा उनमें से पेमेंट सीट लेने को हाँ करता है राजस्थान में, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो गया, क्राइटेरिया हो गया, जिसमें कुछ बच्चों में से ही कुछ बच्चे ही पेमेंट सीट लेने की कोशिश करते हैं, बाकी बच्चे छोड़ देते हैं, या फिर वो दोबारा से नीट की तैयारी करते हैं। समझ गए। उसके बाद में मैंने यहाँ पे बात करी कि पेमेंट सीट का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो इस नंबर के आसपास और इस रैंक के आसपास अगर आपके नंबर है, तो आपको पेमेंट सीट मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी में मैं बात करूं तो आपके नंबर होने चाहिए 560 प्लस या फिर 560 के आसपास। आपकी रैंक अगर ये है, तो आपकी रैंक यहाँ पे घूम रही होगी। ओबीसी में 555, रैंक थोड़ी सी बढ़ गई होगी। ईडब्ल्यूएस में 555 सेम रैंक। एससी में अगर 400 नंबर है और ये 2.25 लाख रैंक आपके, तो आपको पेमेंट सीट मिल जाएगी। एसटी में अगर 400, देखो एसटी के केस में अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बात करता हूं, तो एसटी की कट ऑफ एससी से कम रहती है। पेमेंट सीट में देखो ज्यादा यहाँ पे कट ऑफ रहती है। तो यहाँ पे आपको 2,20,000 के आसपास में आपकी रैंक होगी, तो आपको पेमेंट सीट मिल सकती है।
एमडीसी में मैं बात करूं तो इससे 5 नंबर और कम कर लीजिए, 550 545 के आसपास आपको यहाँ पे पेमेंट सीट मिल जाती है। 61,000 62,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, इस केस में आपको पेमेंट सीट मिल जाएगा। अगर ये बातें आपने ध्यान से सुनी होगी, ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे पेमेंट सीट लेनी है नहीं लेनी है। पेमेंट सीट लेने के केस में मैं आपको एक बार और बात बता देता हूँ कि अगर आपको बैंक से लोन लेना तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हो। इसके साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो जबरदस्ती आप पेमेंट सीट लेके एमबीबीएस मत करिएगा, जिंदगी भर का पछतावा हो जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।